स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मोहम्मद जीएम में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत टॉपिक अरबों के आक्रमण के प्रतिरोध, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नागभट्ट और बप्पा रावल के बारे में। इससे पहले हमने अरबों के आक्रमण, जो सिंध पर आक्रमण हुआ था अरबों का, जिसमें राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम थे, इन दोनों के बीच का, जिसमें अरबों को सिंध पर सफलता प्राप्त हुई थी, सिंध पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद भी भारत पर अरबों के आक्रमण होते रहे थे 712 के बाद में भी। तो उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से भारतीयों ने और जो दूसरे शासक थे, भारतीय शासक, उन्होंने किस तरह से उनका प्रतिरोध किया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अरबों के आक्रमण के प्रतिरोध के रूप में हम सबसे पहले लेते हैं नागभट्ट को। नागभट्ट प्रथम, जिसका समय काल है 730 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और शासन कहाँ पर किया था भारत में? जालोर राजस्थान का हिस्सा, अवंती यानी कि उज्जैन मध्य प्रदेश, और कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, जालोर राजस्थान, अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश और कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो इन तीन चीज़ों को देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि नागभट्ट का राज्य कितना बड़ा था, जिसमें राजस्थान भी शामिल था, मध्य प्रदेश भी शामिल था और उत्तर प्रदेश भी शामिल था। तो नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की इसने स्थापना करी, किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और शासक बनने के बाद में इसने क्या किया? राजा बनने के बाद में राज्य विस्तार की नीति अपनाई, यानी कि आसपास के राज्यों को इसने जीता और अपने राज्य में मिलाया। और इसके राज्य की राजधानी राजस्थान में जालोर। ठीक है, अब जालोर पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था, हम भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जालोर पर अरबों का पहली बार आक्रमण हुआ था नागभट्ट प्रथम के शासन के दौरान। ठीक है, तो उसमें नागभट्ट प्रथम ने अरबों को हरा दिया था और इसने अपनी जीत के उपलक्ष्य में, यानी कि नागभट्ट ने अरबों पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में जो उपाधि धारण की वो थी नारायण। नारायण की उपाधि उसने धारण की थी। और ये कहाँ लिखा हुआ है इसका पता हमें चलता है ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि नागभट्ट ने अरबों पर विजय प्राप्त की। ठीक है ना, और उसने नागभट्ट की उपाधि धारण की। अब एक दूसरा विद्वान जो है, अरबी विद्वान अल बिलादुरी, जिसका नाम था अल बिलादुरी का विवरण, यानी कि उसने अपने विवरण में, अपनी पुस्तक में, और एक दूसरा अभिलेख है नवसारी का अभिलेख, नवसारी गुजरात। ठीक है, नवसारी के अभिलेख में नागभट्ट की विजय का उल्लेख किया गया है, यानी कि नागभट्ट ने जो अरबों पर विजय प्राप्त की थी उसका साक्ष्य हमें एक तो ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है, एक अल बिलादुरी के विवरण में मिलता है, और तीसरा नौसारी के अभिलेख में हमें इसका उल्लेख मिलता है। अब इन अभिलेखों में, यानी कि नौसारी के अभिलेख की बात की जाए तो नौसारी के अभिलेख में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नागभट्ट जो है इंद्र के गर्व को नाश करने वाला है, यानी कि शक्तिशाली राजाओं के जो गर्व है, दंभ है, उसको भी चकनाचूर कर देता है। ऐसा राजा है नागभट्ट। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से नौसारी अभिलेख में ये बताया गया है कि उसने अरबों के आक्रमण को विफल कर दिया था। अब नागभट्ट के बाद में 2-3 राजा और बने थे, जिसमें देखिए आप कुकुस्थ, देवराज और वत्सराज, ये भी शासक बने, लेकिन ये क्या थे? कमजोर शासक थे। ठीक है, अब वत्सराज के बाद में राजा बना था नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, यानी कि नागभट्ट प्रथम के नाम से ही एक राजा और बना नागभट्ट द्वितीय की उपाधि के साथ में, जिसने शासन किया था 795 ईस्वी से लेकर के 833, 795 टू 833 तक उसने शासन किया, हुकूमत की इसने। ठीक है, और जो प्रतिष्ठा कम हुई थी कुकुस्थ, देवराज, वत्सराज के शासनकाल में, उसने अपने वंश, कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश, याद रखना, संस्थापक का नाम याद रखना, नागभट्ट प्रथम संस्थापक, और इसको वापस प्रतिष्ठा दिलाई किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है,
और इसने शासक बनने के बाद में आसपास के राज्यों को जीता, और आसपास के राज्यों को जीतने के साथ ही उसने राष्ट्रकूटों पर भी आक्रमण किया। उसने राष्ट्रकूट जो कि मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जिनकी हुकूमत चलती थी, शासन करते थे, उनके ऊपर उसने हमला किया। लेकिन राष्ट्रकूटों से क्या है कि वो हार गया, नागभट्ट द्वितीय हार गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद उसने क्या किया कि दोबारा जब लड़ाई हुई राष्ट्रकूटों और नागभट्ट टू के बीच में, तो उसने क्या किया कि चक्रा युद्ध को हरा दिया। चक्रा युद्ध राष्ट्रकूटों का राजा था, तो चक्रा युद्ध को हरा दिया और उसकी राजधानी जो थी कन्नौज, कन्नौज पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, कन्नौज विजय करने के बाद उसमें उसने बंगाल का जो राजा था जिसका नाम था धर्मपाल, उस धर्मपाल को भी उसने हरा दिया मुंगेर के युद्ध में। मुंगेर के युद्ध में उसने इसको हराया। अब बंगाल के राजा और नागभट्ट द्वितीय के बीच में लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि जब राष्ट्रकूटों को इसने हराया, और राष्ट्रकूट क्या थे? राष्ट्रकूट धर्मपाल के मित्र थे, उसके अंडर में काम करते थे। और जब इसके आदमी पर, धर्मपाल के आदमी पर जब नागभट्ट ने हमला किया और उसको हराया, तो उसको क्रोध आ गया और वो अपनी सेना लेकर के उसने नागभट्ट द्वितीय पे अधिकार किया। लेकिन वो हार गया किस युद्ध में? मुंगेर के युद्ध में। यानी कि मुंगेर के पास नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को भी हरा दिया, और हारने के बाद धर्मपाल लड़ाई का मैदान छोड़ करके भाग गया। और इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? मुंगेर के युद्ध का चाकसू, चाकसू जयपुर, ठीक है, जयपुर के पास में है चाकसू। तो चाकसू में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में ये दिया हुआ है कि नागभट्ट द्वितीय का जो सामंत था शंकरगण, ये नागभट्ट द्वितीय सेकंड का सामंत था शंकरगण, उसने इस अभिलेख में, चाकसू अभिलेख में बंगाल के गौड़ पर विजय का उल्लेख किया है। गौड़ वंश, बंगाल पर जो शासन करने वाले थे धर्मपाल, गौड़ वंश का था, कि इसने जो है नागभट्ट द्वितीय ने जो है गौड़ों पर विजय प्राप्त की थी। गौड़ों का मतलब गौड़ वंश सिर्फ बंगाल में ही था, तो इसका मतलब बंगाल पर उसने विजय प्राप्त की, बंगाल के राजा को हराया। अब राजस्थान का एक बड़ा भूभाग उसके राज्य में शामिल था। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जालोर उसकी राजधानी था, जालोर उसकी राजधानी था। इसका मतलब जालोर से लेकर के मालवा मध्य प्रदेश से होते हुए कन्नौज तक, उत्तर प्रदेश तक उसका राज्य विस्तारित था। तो राजस्थान का एक बड़ा भूभाग इसमें शामिल था। नागभट्ट द्वितीय ने उत्तर मध्य भारत के लगभग जितने भी राज्य थे, उन सभी राज्यों को, लगभग सभी राज्यों को उसने हरा दिया था और उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करके अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा उसने फैलाया। अब एक पुस्तक का नाम आता है खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता का नाम है दलपत विजय। दलपत विजय कृत खुमान रासो में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि नागभट्ट का सामंत जिसका नाम था गोहिल, गोहिल ध्यान रखना, गोहिल से गोहिलो वंश या गोहिल वंश शुरू होता है मेवाड़ का। ठीक है, ये पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे गोहिल। ठीक है, इसने क्या किया कि मुसलमानों पर विजय का विवरण दिया है इसने, कि नागभट्ट के सामंत जो थे गोहिल था, गोहिल कुमार, उसने मुसलमानों पर विजय प्राप्त की। यह लिखा हुआ है दलपत विजय की पुस्तक कुमार रासो में। अब उत्तर भारत में एक विशाल और शक्तिशाली राज्य की उसने स्थापना की नागभट्ट द्वितीय ने, और उसने एक उपाधि भी प्राप्त की थी। कौन सी उपाधि? ध्यान में रखना, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना इसका। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने प्राप्त की, और नारायण की उपाधि नागभट्ट प्रथम ने प्राप्त की। ठीक है, अब प्रभावक चरित्र एक पुस्तक का नाम है जो लिखी हुई है चंद्रप्रभा सूरी नामक जैन विद्वान ने। ठीक है, ये एक जैन विद्वान था चंद्रप्रभा सूरी, इसने पुस्तक लिखी प्रभावक चरित्र। उसमें उसने दिया हुआ है कि 833 ईस्वी में, 833 में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में डूब करके आत्महत्या की। ये जानकारी हमें मिलती है चंद्रप्रभा की पुस्तक प्रभावक चरित्र से। तो इस तरह से जो है ये नागभट्ट का खेल खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं हम बप्पा रावल। बप्पा रावल के नाम से आप सभी परिचित ही होंगे। मेवाड़ में गोहिल वंश के संस्थापक,
ठीक है। और गोहिल वंश जो है बाद में सिसोदिया वंश भी कहलाया था। राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद में इन्हीं गोहिलों की एक शाखा थी जो सिसोदा नाम का एक जागीर थी पहले, सिसोदा जागीर। उस सिसोदा का जो सामंत था, ठीक है ना, वो गोहिल वंश का था। और इसने बाद में मेवाड़ के जो सामंत थे उन सामंतों के सहयोग से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और क्योंकि ये सिसोदा से थे इसलिए सिसोदा के नाम से फिर ये सिसोदिया कहलाए। बाकी इनका वंश क्या है, गोहिल वंश ही है, लेकिन ये सिसोदा के वजह से सिसोदिया कहलाते हैं। बप्पा रावल की बात करें, बप्पा रावल मेवाड़ का पहला शासक, गोहिल वंश का संस्थापक। और डॉक्टर ओझा की बात करें, डॉक्टर ओझा कहते हैं कि बप्पा रावल कोई नाम नहीं था बल्कि एक व्यक्ति था, कालभोज नाम का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति की उपाधि थी बप्पा रावल, ठीक है। और दूसरी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है इसके संबंध में, मोणोत नैणसी नाम है और इसकी पुस्तक का नाम है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात में मोणोत नैणसी ने क्या दिया है कि बप्पा जो था, एक किंवदंती बताई है, एक स्टोरी है उसमें कि बप्पा पहले हरित ऋषि की गाय चराता था, तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के हरित ऋषि ने महादेव से प्रार्थना की कि मेरे इस सेवक के लिए आप मेवाड़ का राज्य दें, यानी कि इनको मेवाड़ का राज्य बनाएं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो क्या है कि बाद में चित्तौड़ पर इनका अधिकार हो गया। चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करके मेवाड़ राज्य की स्थापना की, गोहिल वंश की स्थापना की। अब जब अरब आक्रमण के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मुस्लिमों के शुरुआती आक्रमण, प्रारंभिक आक्रमण और 712, 15, 25, 30 तक की अवधि के, ठीक है ना, 800 ईस्वी तक की। तो चित्तौड़ पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उस समय बप्पा रावल चित्तौड़ का राजा था, राजा मान मोरी। ये उस समय चित्तौड़ पर शासन करता था। और कहा जाता है कि राजा जो मान मोरी जो है वो जो मौर्य वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी का वंशज था ये राजा मान मोरी, ठीक है। तो उसकी सेवा में था ये पहले, और उसकी सेवा में रहते हुए इसकी जब चित्तौड़ पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, तो राजा मान मोरी ने अपने सामंतों से कहा, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा कि भाई अरबों के आक्रमण हुए हैं और उनको लड़ाई में हराना है उनको, ठीक है, उनके साथ लड़ाई होगी अपनी। तो मेवाड़ का कोई भी सामंत उस समय तैयार नहीं हुआ, ठीक है। तो उस स्थिति में बप्पा रावल ने उठ करके बोला कि मैं अरबों का सामना करूंगा युद्ध के मैदान में। और बप्पा रावल ने युद्ध में अरबों को पराजित कर दिया। तो राजा मान मोरी प्रसन्न हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसकी वीरता से प्रभावित हो गया वो, और उसकी वीरता का पता सामंतों को भी था। सामंत पहले ही जानते थे कि वो एक वीर व्यक्ति है। और राजा मान मोरी क्या है कि एक अयोग्य शासक था, तो उसकी वजह से क्या है कि सामंतों ने बप्पा को बोला कि भाई आप जो है मेवाड़ के शासक बन जाओ और हम आपको जो है पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है। तो सामंतों के सपोर्ट से, जब सामंतों का सपोर्ट मिला बप्पा को, तो उसने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और राजा मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया 734 में, ठीक है। और 734 में अधिकार करने के बाद उसने गोहिल वंश की स्थापना की और ये विधिवत रूप से चित्तौड़ का पहला शासक था बप्पा रावल। और शासक बनने के बाद बप्पा ने 3 तरह की उपाधियां धारण की, इसमें हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्कवाई, ठीक है। ये 3 उपाधियां बप्पा ने धारण की। अब इनके संबंध में इतिहासकार ओझा क्या कहते हैं कि बप्पा की जब मृत्यु हुई थी अंतिम समय, बप्पा की मृत्यु नागदा में हुई। नागदा भी एक समय चित्तौड़ की राजधानी था, ठीक है, ये मेवाड़ की राजधानी था। अब मेवाड़ की बहुत सारी राजधानियाँ थी, अलग अलग समय में बहुत सारी राजधानियाँ थी। जैसे इसमें एक राजधानी जो थी आगाटपुर, ठीक है, आगाटपुर आहड़, ठीक है, आगाटपुर या आहड़, जिसको आप आयड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। उदयपुर आयड़ की सभ्यता है वहाँ पे, ठीक है, कभी देखने जाएं तो वहाँ पर एक राजधानी थी चित्तौड़, एक राजधानी नागदा, फिर चित्तौड़ राजधानी बना और चित्तौड़ के बाद राजधानी बना मेवाड़ की
उदयपुर। बीच में कुछ समय चावंड भी रहा था। महाराणा प्रताप के समय में जब चित्तौड़ पर और उदयपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया था, तो कुछ समय के लिए चावंड को राजधानी बनाया था। ठीक है। तो मृत्यु नागदा में हुए, वहीं पर जो है उनका समाधि स्थल बना हुआ है। अब बप्पा रावल की उपलब्धियाँ उनके समय में, उपलब्धियों में उनकी जो सैनिक उपलब्धियाँ हैं वो तो आपको बतानी ही है कि वो वीर साहसी योद्धा था। अरबों को उसने युद्ध में पराजित किया। ठीक है। और भारत के पश्चिमी सीमा तक के जितने भी प्रदेश थे, उन प्रदेशों को अरबों के चंगुल से मुक्त कराया उसने। ठीक है ना। एक बार फिर से वहाँ पे भारतीय शासन और सत्ता स्थापित की। और इसने अपने शासन काल में सोने के सिक्के चलाए, अपने राज्य में सोने के सिक्के चलाए। और वो सिक्कों का वजन जो होता था वो था 115 ग्रेन का वजन होता था उसके अंदर सिक्कों में। सिक्कों पर दोनों तरफ, दोनों साइड में सिक्कों के कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत पुरुष, नदी, दंडवत पुरुष एकदम सोते हुए, है ना, सोते हुए मतलब दंडवत प्रणाम करना चरणों में एकदम। फिर नदी, मछली, त्रिशूल आदि के चित्र जो है उन सिक्कों के ऊपर आगे पीछे दोनों तरफ बने होते थे। और बप्पा रावल के समय में जब पूरे पश्चिम भारत की पूरी सीमा सभी राज्यों पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया था, तो इन्होंने एक सैनिक छावनी स्थापित की थी पाकिस्तान के एक शहर में। और बप्पा रावल के नाम से ही उस शहर को कहा जाता है कि उस शहर का नाम है, जिसका नाम है रावलपिंडी। ठीक है ना। तो वो रावलपिंडी इनके नाम से है। और बप्पा रावल का जो है आपकी पुस्तक के अंदर बहुत बड़ा था, जब इसको जो है मैंने शॉर्ट में जो खास जो चीज़ें थी वो शामिल करके, खास बातें शामिल करके इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया है, ताकि आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत ना हो। और खास बातें इसमें शामिल कर ली है। तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत पर तुर्क आक्रमणों के बारे में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और जाने से पहले एक बार फिर आप मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।